Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences and today we will talk about how to crack CSI NET exam। वो कौन सा स्टडी प्लान है, वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको जानकर आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले आप इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में देखिए। आज हम स्टडी करने वाले हैं इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इसका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, हमें किस प्रकार से इस एग्जाम की स्टडी करनी चाहिए, किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाउ टू स्टडी। देखो कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें तरीका पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले है मेक ए टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। देखो सभी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। अब देखो यदि मैं आपको मेरा कोई टाइम टेबल दे देता हूँ तो वो मेरा टाइम टेबल है, वो आपका टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाता हूँ। मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कितना आप समय दे पाते हो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करो। यदि मैं अपना टाइम टेबल आपको दे दूंगा तो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको खुद का अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। दूसरा है स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब देखो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारी बुक्स ले आते हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता है कि सिलेबस कैसा है। तो पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए और सिलेबस में जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस से बाहर कभी भी नहीं आता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो बहुत ही स्मार्ट स्टडी होगी, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड है डू नॉट अवॉइड सेक्शन फर्स्ट। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसका एग्जाम पैटर्न। जो इसका सेक्शन फर्स्ट आता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं पेपर में। जो इसका फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें वो होता है जनरल एप्टीट्यूड का। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ लाइफ साइंस की स्टडी करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे तो उसको वैसे ही छोड़ आते हैं। देखो सेक्शन फर्स्ट 30 नंबर का होता है और उसमें 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस सेक्शन फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जिनको हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। तो यदि आप इस सेक्शन फर्स्ट को टाइम नहीं दोगे तो आप 1-2 नंबर से आपका क्वालिफिकेशन रुक सकता है। तो हमेशा सेक्शन फर्स्ट को भी अपने टाइम टेबल में एक टाइम देना चाहिए कि 1 घंटा या आधी घंटा जरूर इसको देना चाहिए। कभी भी इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि सेक्शन फर्स्ट को अवॉइड कर दें। बहुत से लोग ऐसी स्ट्रेटजी बताते हैं कि सेक्शन फर्स्ट को छोड़ दो, क्योंकि यदि लाइफ साइंस की स्टडी कर रहे हो तो लाइफ साइंस की स्टडी करो, लेकिन यदि एग्जाम को क्वालिफिकेशन करना है तो आपको सेक्शन फर्स्ट पर जरूर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है यदि स्टडी कर रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम है तो डीप स्टडी करते रहते हैं और वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बजाय हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने चाहिए। स्टडी विद कंसिस्टेंसी। अब देखो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स होते हैं एक दिन स्टडी करते हैं फिर दूसरे दिन नहीं करते हैं, 2 दिन करते हैं तीसरे दिन नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। यदि रेगुलर स्टडी नहीं करोगे, यदि कम स्टडी कर लो या चाहे से आप 2 घंटे स्टडी कर लो, लेकिन रेगुलर करो। कई स्टूडेंट होते हैं कि 7-8 घंटे स्टडी करने लग जाते हैं पहले ही दिन और दूसरे दिन पूरे दिन सोते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्टडी कभी भी नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। नेक्स्ट है रिवाइज एवरीडे एंड मेक नोट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप स्टडी करते हो लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हो और उसके नोट्स नहीं बनाते हो तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वो भूलते जाएंगे। और यदि आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो दूसरों के नोट्स लेकर पढ़ रहे होते हैं, लेकिन देखो दूसरों के नोट्स दूसरों के होते हैं। जब तक आप अपने हाथ से अपने नोट्स नहीं बनाओगे
तब तक वो अपने नोट्स नहीं बनेंगे। खुद के बनाए हुए नोट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमेशा खुद के नोट्स बनाने चाहिए और डेली रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टडी टॉपिक्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अब देखो, एक क्रम या सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी यूनिट उठाए और वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वहां से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ साइंसेज का यही नियम है, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एडवांस स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे सेल बायोलॉजी है, तो सेल बायोलॉजी की सबसे पहले स्टडी करनी चाहिए। इसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक जेनेटिक्स, फिर है फिजियोलॉजी, फिर लास्ट में इकोलॉजी, और इसके आगे इस प्रकार से हम इस क्रम में स्टडी करनी चाहिए। यदि आप इस सीक्वेंस में स्टडी नहीं करोगे तो आपको कभी कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? देखो, यदि आप डायरेक्ट डीएनए की स्टडी कर रहे हो कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि कोशिका में डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो आप किस प्रकार से उसको अज्यूम करोगे? क्योंकि यदि आपको यही पता नहीं है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो आप उसकी कैसे स्टडी करोगे? तो आपको ये तो पता होगा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, और आपको कल को ऐसे पूछ लेगा कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो आप कैसे जवाब दोगे? तो सबसे पहले आपको सेल की संरचना पढ़नी होगी, फिर सेल में कौन सी जगह पर क्या पाया जाता है, किस प्रकार की उसकी संरचना होती है, उसकी स्टडी करनी होगी, उसकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। इस प्रकार से हमको एक सीक्वेंस में स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, 7, 8, 10 घंटे तक स्टडी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली नहीं कर रहे हैं। यदि वो उसी हार्ड वर्क को स्मार्टली करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बजाय वो आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो हमें किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट रेफर टू मैनी बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारी बुक्स खरीद कर ले आते हैं, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स ले आते हैं, सेल बायोलॉजी की बुक ले आया, कोई कौन सी बुक ले आया, तो अलग अलग ऑथर्स की बुक लाकर पढ़ने लगते हैं। इससे क्या हुआ, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल हो गया और आप इसी में कंफ्यूज रह जाओगे। तो बहुत ज़्यादा बुक रेफर करने के बजाय हमें सिर्फ 1 या 2 बुक्स पर ही फोकस करना चाहिए और उन्हीं में से हमें डीप स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब देखो, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बजाय क्या करना चाहिए हमें, जो अब लास्ट ईयर के क्वेश्चन आ गए, 10 साल के पेपर ले लिए, 5 साल के पेपर ले लिए, उनको हमें स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इनका पैटर्न है कि किस प्रकार से वो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हमें एनालाइज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बजाय हमें ज़्यादा टाइम स्ट्रेटजी बनाने में वेस्ट करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू कवर होल सिलेबस। अब देखो, जो CSI नेट एग्जाम का सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को ही पढ़ने बैठ गए, क्योंकि यदि पूरे सिलेबस को पढ़ने बैठ गए तो आप पीछे वाला भूल जाओगे। तो क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है उनको मार्क कर लेना चाहिए और उन्हीं को ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी उन यूनिट्स पर तो अच्छी तरह पकड़ होगी। नेक्स्ट है गिव मोर प्रायोरिटी टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पूरे को पूरे सिलेबस को पढ़ने के बजाय या सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हीं की ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। लास्ट है डू नॉट प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, यदि प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे, डेली टाल मटोल करते रहोगे कि आज नहीं कल से स्टडी करूंगा, कल नहीं परसों से स्टडी करूंगा, आज तो रेस्ट कर लेता हूं, तो यदि आप प्रोक्रास्टिनेशन करते रहोगे तो एक दिन एग्जाम की डेट आ जाएगी और फिर से आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। यदि आज आपने सोच लिया है कि CSI नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आज ही से शुरू कर दीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि CSI नेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए किस प्रकार का स्टडी प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
क्योंकि जो दोस्त आपके CSI नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में लगातार हम CSI नेट एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।